अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 10 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। सो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So one element of drama is tragic hero. A tragic hero is a central character in a tragedy who starts in a high position of power or respect but falls from grace due to tragic flaw or error in judgment. तो ट्रैजिक हीरो जो होता है वो ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टर होता है। ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि स्टार्ट में तो बहुत ही हाई पोजीशन पे होता है, लेकिन वो अपने ट्रैजिक फ्लॉ की वजह से जो है वो फॉल हो जाता है। अल्टीमेटली उसका कोई ट्रैजिक फॉल हो जाता है या फिर ट्रैजिक हीरो की डेथ भी हो जाती है। ये जो ट्रैजिक हीरो होता है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ट्रेजेडी में, और यही जो है ये सेंट्रल एलिमेंट होता है ट्रेजेडी। वीडियो में हमने एडिपस रेक्स और हैमलेट की एग्जाम्पल स्पेसिफाई की है। सारे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इन दो प्लेस से ही होंगे ताकि आपको एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की अच्छे से समझ आ जाए। एडिपस रेक्स की एग्जाम्पल लेते हैं। एडिपस सर्च फॉर अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल। इडिपस रेक्स में जो किंग इडिपस होता है वो ट्रैजिक हीरो होता है, वो मेन कैरेक्टर होता है। जैसे ही उसको ट्रूथ का पता चलता है तो इससे उसका डाउनफॉल हो जाता है। यानी कि जब उससे पता चलता है कि किंग लियस का किलर वही है और उसने ही अपनी मदर से शादी की, तो ये जो है यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और ये खुद को ब्लाइंड कर लेता है। नेक्स्ट प्ले ऑफ हैमलेट। प्रिंस हैमलेट वो ट्रैजिक हीरो होता है, कोशिश करता है अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेने की, लेकिन वो लेट कर देता है, टाइमली डिसीजन नहीं लेता। ये सारे उसके ट्रैजिक फ्लॉज होते हैं और इस वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज हमार्शिया। हमार्शिया जो होती है वो ट्रैजिक हीरो की गलती होती है, उसका फ्लॉ होता है। उसके फ्लॉज की वजह से जब उसका डाउनफॉल होता है तो वो फ्लॉज जो भी होते हैं वो उसके हमार्शिया होते हैं। हमार्शिया रिफर्स टू कैरेक्टर फैटल फ्लॉ और मिस्टेक, whether a moral weakness, error in judgment or lack of insight that triggers the chain of tragic events. So इसके ट्रैजिक फ्लॉज होते हैं, उसकी मिस्टेक भी हो सकती है, उसका करेक्टर वीक हो सकता है यानी कि मॉरल वीकनेस हो सकती है, या फिर वो सही से जजमेंट नहीं कर सकता। इन सारे एलिमेंट्स की वजह से उसको ट्रैजिक फॉल होता है। हमेशा ये मॉरलिटी की कमी नहीं हो सकती बल्कि ये ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से भी उसका ट्रैजिक फॉल हो सकता है। इडिपस रेक्स का हमार्शिया था उसकी प्राइड और रैशनेस इन परसुइंग द ट्रूथ इग्नोरिंग मल्टीपल वार्निंग्स। उसकी जो हमार्शिया था यानी कि उसका जो फ्लॉ था जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हुई वो थी उसकी प्राइड। बहुत ही वो प्राइडफुल था, उसको जो वार्निंग्स मिली इन प्रोफेसी वो उन पे अमल नहीं करता इतना। हैमलेट का जो ट्रैजिक फ्लॉ होता है वो उसकी इनडिसिसिव नेचर होती है। ठीक है, वो जल्दी से बदला नहीं लेता, वो बहुत ही लेट करता है, ओवर थिंक करता है, जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली उसकी भी डेथ हो जाती है और उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस जो है ये करेक्टर की एक्सेसिव प्राइड होती है। ठीक है, जो भी ट्रैजिक करेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही प्राइडफुल होते हैं, या फिर जो करेक्टर्स होते हैं वो एरोगेंट होते हैं, प्राइडफुल होते हैं, जिनकी वजह से उनका ट्रैजिक एंड होता है। तो ये ह्यूब्रिस जो है ये उनका एक ट्रैजिक फ्लॉ ही होता है। ह्यूब्रिस इज एक्सट्रीम प्राइड और एरोगेंस स्पेशली व्हेन अ करेक्टर बिलीव दैट दे कैन डिफाई फेट। करेक्टर्स को ऐसे लगता है कि फेट उनका कुछ नहीं कर सकती। द गॉड और नेचुरल लॉज, ना ही गॉड उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही कोई लॉज यानी कि नेचुरल लॉज उनका कुछ कर सकते हैं। वो इतने प्राइडफुल होते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडीज में ऐसा होता था, और क्लासिकल ट्रेजेडीज में ये होता था जिन कैरेक्टर को बहुत ही प्राइड होती थी खुद पे, उनका जो रिजल्ट है वो डिवाइन पनिशमेंट के तौर पे होता था। यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो बहुत ही प्राउड और एरोगेंट होते थे उनको डिवाइन की तरफ से पनिशमेंट मिलती थी। जिस तरह एडिपस रेक्स, एडिपस जो है वो उस प्रोफेसी को नहीं मानता, वो कहता है कि मैं इस फेट को नहीं मानता, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्चुअल समझता है, बहुत ही वो प्राइडफुल होता है, लेकिन वो प्रोफेसी कंप्लीट कर देता है। तो उसको नहीं पता होता कि वो ये कर रहा है, लेकिन वो कर देता है, इसको डिवाइन पनिशमेंट भी मिलती है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम हैमलेट। हैमलेट जो है वो इतना प्राइडफुल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंट डिपिक्ट किया गया। ठीक है, उसको ये लगता है कि वो इवेंट्स को, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, जिस तरह उसने एक प्ले विद इन अ प्ले जो माउस ट्रैप होता है वो अरेंज करता है कि इससे पता चल जाएगा कि जो क्लॉडियस है इज गिल्टी ऑफ मर्डर। ऑल्दो उसका वो प्लान ठीक होता है, एक्सप्रेशन जो है वो क्लॉडियस के फेस पे नजर आ सकते हैं कि उसने क्लॉडियस ने अपने भाई किंग हैमलेट का मर्डर किया। उसके जो ट्रेजिक फ्लॉज होते हैं यानी कि इनडिसिसिव नेचर, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो है ये प्लॉट में आता है जब स्टोरी जो है उसमें टेंशन जो है वो पीक पे होती है। द क्लाइमैक्स इज द मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट टेंशन और इमोशनल इंटेंसिटी इन द ड्रामा. It is the turning point where the main conflict reaches its peak and the outcome become inevitable. इसमें क्या होता है कि जो भी conflict चल रहा होता है वो जो है वो पीक पे आ जाता है, यानी कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद एंडिंग होती है। यहाँ पे जितनी भी टेंशन चल रही होती है, चाहे वो इमोशनल है या जो भी टेंशन है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये टर्निंग पॉइंट होता है जिसके बाद जो है वो एंडिंग होती है। इडिपस की एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्लाइमैक्स तब आता है जब इडिपस को पता चलता है कि उसने ना चाहते हुए भी प्रोफेसी को कंप्लीट कर दिया, प्रोफेसी को पूरा कर दिया। लाइक उसने अपने फादर को मारा और उसने अपनी मदर से शादी कर ली हुई थी। हैमलेट की एग्जांपल इंक्लूड करें तो क्लाइमैक्स यहाँ पे तब आता है जब हैमलेट जो है वो पोलोनियस को मार देता है
उसको ये लगता है कि वो जो पर्दा होता है, कर्टन होता है, इसके पीछे क्लॉडियस है, लेकिन वो पोलोनियस होता है और वो उसको मार देता है। और यहाँ इस इवेंट पे जो है स्टोरी वो क्लाइमैक्स पे चली जाती है और फिर इसके बाद हैमलेट का ट्रेजिक एंड होता है। So viewers, next element of drama is plot. प्लॉट के बगैर कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता। According to Aristotle, कोई भी ड्रामा प्लॉट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कैरेक्टर जो है वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन प्लॉट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्लॉट क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि स्टोरी में इवेंट्स किस तरह से आने हैं। जिस तरह पहले एक्सपोजिशन यानी कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक्शन राइज करते हैं, फिर क्लाइमैक्स आता है जहाँ पे टेंशन जो है वो इंटेंसिटी में होती है, फॉलोइंग एक्शन और फिर रिजोल्यूशन। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक अच्छा ड्रामा बनता है और इससे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी होती है और फिर स्टोरी को भी रिवील होती है। तो देखते हैं इडिपस रेक्स में प्लॉट कैसा था। इडिपस रेक्स में द प्लॉट इज डिटेक्टिव लाइक जर्नी वेयर इडिपस सीक्स टू रिड थीव्स ऑफ प्लेग बाय डिस्कवरिंग लुइस किलर ओनली टू फाइंड आउट ही इज मर्डरर। तो इसमें प्लॉट ये होता है, मतलब एक डिटेक्टिव लाइक जर्नी होती है। इसमें किंग इडिपस जो है वो कहता है कि जिसने किंग लियस का मर्डर किया हुआ होता है उसको अगर ये पकड़ लेगा, सजा देगा, तब जो है वो लोगों मुश्किलात खत्म होगी। लेकिन इसको पता चलता है कि इसी ने मर्डर किया हुआ होता है। इसी तरह हैमलेट में प्लॉट ये होता है कि किंग हैमलेट जो होता है इसने अपने फादर की मर्डर का बदला लेना होता है अपने अंकल से। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज द आर्ट ऑफ डिपिक्टिंग कैरेक्टर्स कि कैरेक्टर्स को किस तरह से शो किया जाएगा, कैरेक्टर किस तरह की पर्सनैलिटी होगी उनकी, कौन सी उनकी मोटिव्स होंगे और उनमें चेंजिंग क्या आएगी। इसमें उनके डायलॉग्स भी होते हैं, उनके एक्शंस भी होते हैं। कैरेक्टराइजेशन इज द मेथड बाय विच अ प्ले राइट डिवेलप्स कैरेक्टर एंड रिवील देयर पर्सनैलिटी। सो द आर्ट ऑफ डेवलपिंग कैरेक्टर्स जो हैं या द आर्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स इन अ प्ले इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। इसमें जो है वो डायलॉग्स आते हैं, एक्शन आते हैं, कैरेक्टर की थॉट्स आती हैं और रिएक्शन भी होता है दूसरे कैरेक्टर्स का। तो देखते हैं एडिपस में कैरेक्टराइजेशन क्या है, यानी कि एडिपस का कैरेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करवाया गया। एडिपस जो है वो वाइज था, डिटर्मिन्ड रूलर था, लेकिन वो बहुत ही प्राउड था और शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो ये सारी चीज़ें इसकी कैरेक्टराइजेशन में आती हैं। हैमलेट की एग्जांपल है तो हैमलेट जो है वो इंट्रोस्पेक्टिव था, विटी था, melancholic था and often conflicted which is shown through his soliloquies and interactions. So हैमलेट का कैरेक्टर जो था वो इंटेलिजेंट भी था, melancholic था, ट्रैजिक फ्लॉज होते हैं उसके कैरेक्टर में, इंडिसिसिवनेस जिसकी वजह से उसका ट्रैजिक फॉल होता है। सो कैरेक्टराइजेशन इज द आर्ट ऑफ डिपिक्टिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या होती है? सोलिलोकी इज अ लॉन्ग स्पीच गिवन बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन अ स्टेज। ये जो है ये एक लॉन्ग स्पीच होती है जो कि कैरेक्टर देता है जब वो बिल्कुल अकेला होता है स्टेज पे, रिवेलिंग देयर इनर मोस्ट थाट एंड फीलिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस। जब ये स्पीच देता है तो इसकी जो फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, वो डायरेक्टली ऑडियंस तक कन्वे हो रही होती हैं। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू कैरेक्टर माइंड एंड इमोशन। इससे क्या होता है, ऑडियंस को कैरेक्टर के माइंड का और इमोशंस का पता चलता है। मोस्टली जो है प्ले में सोलिलोकीज होती हैं। हैमलेट की सोलिलोकीज जो है टू बी और नॉट टू बी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले इसमें एग्जांपल हैमलेट की डिस्कस करते हैं। फेमस फॉर इट्स सोलिलोकीज स्पेशली टू बी और नॉट टू बी वेयर हैमलेट कॉन्टेम्पलेट्स लाइफ, डेथ एंड एग्जिस्टेंस। तो ये सोलिलोकी उसकी बहुत ज़्यादा फेमस होती है जिसमें ये एक लॉन्ग स्पीच देता है, यानी कि वो सोच रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको सुसाइड कर लेनी चाहिए या फिर उसको जी लेना चाहिए इस दुनिया में। तो ये जो है सोलिलोकी का एग्जांपल है। इडिपस रेक्स में देखो सोलिलोकीज इन द स्ट्रिक्ट सेंस आर रेयर। ठीक है, इसमें सोलिलोकीज नहीं है। इडिपस रेक्स में सोलिलोकीज नहीं है, इडिपस के मोनोलॉग्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसका कैरेक्टर किस तरह से है या फिर वो क्या सोच रहा है, क्या उसके इंटरनल स्ट्रगल में। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हैमलेट की है, टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज असाइड। इसमें क्या होता है, एन असाइड इज अ ब्रीफ कमेंट मेड बाय अ कैरेक्टर डायरेक्टली टू द ऑडियंस अनहियर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स की आपस में जब बात हो रही होती है तो एक कैरेक्टर जो है वो साइड पे होके ना, मतलब जिस तरह हम साइड पे होके कमेंट करते हैं कि उस बंदे के बारे में, तो वो कमेंट करते हैं जो कि ऑडियंस को सुनाई देता है। उसका पर्पस जो है वो दूसरे कैरेक्टर से बात करना नहीं होता। इट रिवेल्स द कैरेक्टर प्राइवेट थॉट और इंटेंशन। इससे हमें कैरेक्टर की प्राइवेट थॉट्स का पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है इस इंसान के बारे में या उसकी इंटेंशन क्या है। तो इडिपस रेक्स में ग्रीक प्लेस डू नॉट यूजली यूज असाइड। इडिपस रेक्स क्योंकि एक ग्रीक प्ले है, क्लासिकल प्ले था, तो इसमें असाइड का एलिमेंट नहीं यूज होता था, लेकिन हैमलेट में ये यूज है। यूजेस असाइड टू शो सार्केज्म और हिडन थॉट्स, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आती है। हैमलेट जो है वो साइड का एलिमेंट यूज़ करता है, यानी कि जब ये कैरेक्टर से बात कर रहा होता है तो ये साइड भी होके उन कैरेक्टर्स के बारे में कमेंट करता है या फिर वैसे जनरल कमेंट करता है जो कि ऑडियंस को सुनाई देते हैं, लेकिन कैरेक्टर जो है वो उनसे अनअवेयर होते हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ इज द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर डायलॉग्स आर सीन इन अ सीरियस ड्रामा टू लाइटन इमोशनल इंटेंसिटी। बहुत ही जो सीरियस ड्रामा होते हैं उनमें कभी कभार कॉमिक रिलीफ भी होता है, यानी कि कॉमेडी के थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो इमोशनल इंटेंसिटी हो जाती है ना, उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए, कम करने के लिए थोड़ी सी कॉमेडी के एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करवाए जाते हैं। इट गिव्स द ऑडियंस अ मोमेंट टू रिलैक्स बिफोर द नेक्स्ट ट्रेजिक मोमेंट। अब अगर एक ट्रेजिडी है तो उसमें तो ट्रेजिक मोमेंट्स ही होंगे,
लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ अगर दिया जाए ऑडियंस को तो वो थोड़ा रेडी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रेजिक मोमेंट स्टार्ट होता है। इडिपस रेक्स की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें कोई कॉमिक रिलीफ नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रेजेडीज ही ट्रेजेडीज हैं, यानी कि ट्रेजिक मोमेंट है। ग्रीक ट्रेजेडी थी तो इसके अंदर कोई भी कॉमिक रिलीफ नहीं था, लेकिन हैमलेट में था। हैमलेट में देखते हैं किस तरह डिगर सीन होता है ना, उसमें जब हैमलेट बात करता है और वो सारा जो होता है ह्यूमर और आयरनी को यूज़ करता है, तो इसमें जो है वो ऑडियंस को थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ आता है ऑडियंस को, यानी कि थोड़ा सा ऑडियंस जो है वो रिलैक्स हो जाती है, इमोशनल इंटेंसिटी उनकी थोड़ी कम हो जाती है। बस नेक्स्ट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग होती है। किस तरह से देखते हैं? कैथारसिस इज द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस यूजुअली थ्रू फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। जब ट्रेजेडी चल रही होती है तो साथ में जैसे कैरेक्टर फील करता है इसी तरह ऑडियंस भी फील कर रही होती है। कैथारसिस होता है ऑडियंस क्रिएशन ऑफ फीलिंग होती है। ऑडियंस में जो है वो पिटी और फियर की फीलिंग्स, यानी कि ऑडियंस जो है वो पिटी और फियर फील कर सकती है। ठीक है, जैसे कैरेक्टर के साथ कुछ गलत होता है या फिर ट्रेजिक एंडिंग होती है तो जो ऑडियंस है वो भी थोड़ा डर जाती है, उसमें भी थोड़ी पिटी होती है। ठीक है, इट इज़ द अल्टीमेट पर्पज ऑफ अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का पर्पज ही कैथारसिस होता है। इडिपस रेक्स में भी कैथारसिस होता है। द ऑडियंस फील्स पिटी फॉर इडिपस सफरिंग एंड फियर ऑफ सच फेट बिफॉलिंग एनीवन अचीविंग कैथारसिस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इडिपस की सफरिंग होती है इससे जो है ऑडियंस वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर वो डर भी जाती है ऐसे किया तो ये फेट किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है। तो इससे क्या होता है, उनमें पिटी और फियर के एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, तो इनका कैथारसिस होता है ऑडियंस का। नेक्स्ट इज हैमलेट। हैमलेट में भी कैथारसिस का एलिमेंट होता है। ट्रेजेडी में कैथारसिस का एलिमेंट लाजमी होता है। एंड पे सारे मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है तो इससे भी ऑडियंस का कैथारसिस होता है, यानी कि उनमें जो है वो पिटी और फियर होता है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुछ की एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो कि आज हमने डिस्कशन की उसके, इनको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली लिख दिया ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ आ सके। जिस तरह ट्रेजिक हीरो इज द नोबल फॉल एंड पर्सनल फ्लॉ, मार्शल ट्रेजिक फ्लॉ एरर। इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेंगे तो अब तक हमने जितने भी डिस्कशन की आप उनको इजीली रिकॉल कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व्यूवर्स, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।